डीडी किसान, बदलते भारत की शान। खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है उम्र का पानी। वक्त की बरसात है कि थमती ही नहीं। ये वक्त, ये बरसात, ये उम्र और खतरा और सबसे ज्यादा पानी, आज सारी चीजें को के इस कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझाने की कोशिश करेंगे भाई पानी और पानी की सेहत और हम कितने जरूरी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट शो जिसका नाम है सच के साथ और मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। मंगलवार और गुरुवार को मेरी और आपकी एक्सक्लूसिव मुलाकात होती है जब घड़ी में बजते हैं 6। हम और आप, बात सिर्फ आपकी होती है, आपकी सेहत की, आपकी जेब की, आपकी आमदनी की, आपके अपनों की। और ये सारी बातें आज जिस विषय पर टिकी हैं वो है वाटर शेड यात्रा। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से आप तक हर वो फायदा पहुंचे जो अभी के लिए जरूरी है या कुछ साल के लिए जरूरी है या फिर कुछ साल बाद तक के लिए जरूरी है। आपके लिए फायदा तो हो ही, आने वाली पीढ़ियों तक भी वो फायदा जरूर पहुंचे। इसीलिए प्रधानमंत्री जो विजनरी नेता हैं, देश के दूरदर्शी नेता हैं, उनके नेतृत्व में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाटरशेड यात्रा का शानदार शुभारंभ किया। अब ये वाटरशेड यात्रा क्या है, थोड़ी थोड़ी बातें तो मैंने क्लू के तौर पे आपको समझा दी, लेकिन डिटेल में माइन्यूटली एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और यह भी बताएंगे कि आपके लिए वाटरशेड यात्रा को जानना क्यों जरूरी है। और हमारी इस छोटी सी कोशिश में बड़े बड़े पैनलिस्ट आज जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि वाटरशेड यात्रा कहां कहां से होकर गुजरेगी, इसमें कितना खर्चा आएगा और इसमें पता है 20 लाख का इनाम भी आप जीत सकते हैं। तो फिर अगले 50 से 55 मिनट आप मेरे लिए रिजर्व रखिए क्योंकि शो के जरिए आज वाटरशेड यात्रा पे डिटेल में हम बातचीत करेंगे। आज का यह कार्यक्रम बहुत जरूरी है, पानी के लिए, मिट्टी के लिए, दोनों की सेहत के लिए और आपके भविष्य के लिए। तो आपकी भविष्य की तस्वीर को आज 50 से 55 मिनट में उकेरने की कोशिश करेंगे। आप जानते ही हैं मेरे शो की रवायत है कि डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और जब लौटते हैं तो फिर देश के उत्कृष्ट पैनलिस्ट इस पैनल में मेरे साथ जुड़ते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लेकिन जान लीजिए कि आप देखना शुरू कर चुके हैं सच के साथ। केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल लाए धन धान्य थीम पर आधारित वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल हमारे जीवन का आधार है, जल है तो जीवन है। हम माटी से पैदा हुए और माटी में ही मिलते हैं। माटी हमारा अस्तित्व है, हमारा आधार है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, अपने लिए और अपनों के लिए पानी और मिट्टी बचाएं। जल और मिट्टी, अब कल्पना कीजिए अगर दोनों ठीक दशा में ना रहे तो हमारी जिंदगी की दिशा क्या होगी? क्या हमारा जीवन बच पाएगा? क्या आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा? यहाँ आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि वाटरशेड यात्रा क्या है। वाटरशेड यात्रा एक अभियान है जिसके तहत 805 परियोजनाओं में लगभग 60 से 90 दिनों तक वाटरशेड यात्रा वैन चलेगी। ये यात्रा 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 6,673 ग्राम पंचायतों के 13,587 गांव तक जाएगी। इस दौरान 1,509 ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी और 1,640 प्रभात फेरियां भी आयोजित होंगी। इतना ही नहीं, 2,043 स्थानों पर भूमि पूजन और 1,999 कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। इसी के साथ 1,196 स्थानों पर श्रमदान और 557 स्थानों पर बागवानी और वृक्षारोपण भी होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है, प्रधानमंत्री जी के विजनरी सोच के कारण भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग
मिट्टी और जल के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वाटर शेड विकास घटक की योजना को क्रियान्वित कर रहा है। इस वाटर शेड के अंतर्गत अनेकों प्रकार की संरचनाएं बनाई जाएंगी, जैसे चेक डैम, बोरी बंधान, मेड़ बंधान, परकोलेशन टैंक, खेत तालाब, और ये दोनों काम करेगा। पानी भी बचाएगा और माटी के क्षरण को भी रोक देगा। जल के संचय से धरती में फिर से पानी भरेगा तो जल का स्तर, भूजल का स्तर बढ़ जाएगा। यहां आपको यह भी बता दें कि इस दौरान जन भागीदारी प्रतियोगिता भी शुरू की गई है। अगर जन भागीदारी से बेहतर जल संरचना बनाई जाती है, भूमि के क्षरण को रोका जाता है, तो श्रेष्ठ काम करने वाली परियोजनाओं को अतिरिक्त 20 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए 70 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया है। हर साल 177 परियोजनाएं इससे लाभान्वित होंगी। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाटरशेड के जरिए कैसे धरती को जल लौटाया जाएगा, कैसे मिट्टी को स्वस्थ और उपजाऊ बनाया जाएगा, कैसे हरियाली से खुशहाली का रास्ता तय होगा, और साथ ही जानेंगे कि सरकार की इस कोशिश में आपकी सहभागिता कितनी जरूरी है। तो आप जानते ही हैं कि सच के साथ की कोशिश यही है कि आपसे जुड़ी हुई सारी चीजें इन 50 से 55 मिनट में हम आपके लिए लेकर आए, और फिर अगर सवाल हैं तो उन सवालों का जवाब भी आप इसी कार्यक्रम में हासिल कर जाएं। तो आज की इस कोशिश में मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका कराता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं नितिन खाड़े, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में, ये सच के साथ है। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र प्रसाद सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और काफी लंबा चौड़ा अनुभव है सर का। तो आज वाटरशेड यात्रा समझेंगे सर से। सर, स्वागत आपका। कुलदीप सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फार्मर है, कई बार मेरे शो में आ चुके हैं और आज फिर इस शो का हिस्सा है। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो वाटरशेड यात्रा की बात हो रही है तो नितिन खाड़े सबसे नजदीक मेरे बैठे हैं। शुरुआत नितिन जी से करते हैं। तो नितिन जी, जल है तो कल है, हम जानते हैं, और यहां तो फिर मिट्टी का सवाल भी है। सर, ये वाटरशेड यात्रा क्या है? मिट्टी है वरदान, जल लाए धनदान, इस उद्देश्य से हमने ये वाटरशेड यात्रा शुरू की है। हमारे धरती को, हमारे जमीन को उपजाऊ बनाए रखने के लिए उसमें जल रहना, उसमें मॉइस्चर रहना, नमी रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल संरचनाएं बने हमारे परियोजना क्षेत्रों में, जैसे कि चेक डैम है, परकोलेशन टैंक है, खेत तालाब है, ट्रेंचेस है, और जो बारिश का पानी बह के जाता है वो वहीं पे परकोलेट हो, वहाँ के जो कुएं हैं, बोरवेल्स है, उनका वाटर लेवल बढ़े, साथ ही साथ सतह जल की भी उपलब्धता हो। तो इस तरह से हम मिट्टी के कटाव को भी रोकेंगे और जल की उपलब्धता, विशेष रूप से जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, जो वर्षा आधारित इलाके हैं, वहाँ पे हम जल की उपलब्धता करा के देंगे, और इससे वहाँ के जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनके जीवन में खुशहाली आएगी, और इससे जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो विजन है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसको हासिल करने में मदद होगी। लेकिन सर, दो चीजें आपने बताई, जहां सूखा है वहां पानी देना है, और जहां पानी है वहां उसका उपयोग वहां के लिए करना है। सर, ये दोनों चीजें एक साथ, टास्क थोड़ा टफ है क्या? नहीं, हम जनरली जो हमारी जो परियोजनाएं हैं, हमारी 1150 परियोजना है जी, उस परियोजनाओं में जनरली वो जहाँ पे रेनफेड एरिया, जिसको हम वर्षा आधारित खेती का एरिया जिसको बोलते हैं, या सूखाग्रस्त ड्राउट प्रोन एरिया, उसी एरिया में हमारी परियोजना होती है। और इसलिए हमारा ये जो कार्य है कि
मिट्टी को बचाना हमारा प्रथम कार्य है, मिट्टी को बचाना। भूमि संसाधन विभाग का पहला तो मैंडेट वो है। लेकिन अगर हम जल को नहीं संरक्षित करेंगे तब तक मिट्टी संरक्षित नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे ही मिट्टी में जल की मात्रा, नमी कमी हो जाती है तो वो कम उपजाऊ या बंजर हो जाती है। तो हमारे लिए ये मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि दोनों काम एक साथ करें, और हमारी परियोजना ही ऐसे क्षेत्रों में है जहां पे वर्षा आधारित खेती होती है या सूखाग्रस्त इलाके हैं। लेकिन इसका बेसिक आइडिया है क्या सर, बिहाइंड द कर्टेन जो इसका जो मेन थॉट है वो क्या है सर, कि क्या होगा जिसके बाद आपने इतनी बड़ी परियोजना को इतने बड़े स्तर पे लागू करने की शुरुआत की है? मिट्टी और भूमि को संरक्षण करने के लिए हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड विकास घटक, ये योजना हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये योजना 2008 से ही चलती आ रही है। 2008 से 15 तक इसका नाम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम था। अच्छा। बाद में ये PMKSY में एक अम्ब्रेला स्कीम में इसको समावेश किया गया, और तब से इसका नाम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट है। 2021 तक ये चली। 2008 से 21 तक हमने लगभग 2,90,00,000 हेक्टर एरिया इसमें कवर किया, और 2021 से 26 में हम इसका सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, जिसको हम PMKSY WDC2 बोलते हैं, और उसमें हम लगभग 50 लाख हेक्टर एरिया कवर करें। अब ये योजना ऐसी है कि इसमें अगर जन भागीदारी हो, वहाँ के गांव के लोगों के साथ मिलके वाटरशेड के विभिन्न कार्यों का प्लानिंग हो और उसका काम हो, बाद में उसका रखरखाव हो, तो हमें यह देखा गया है कि इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप सबने शायद सुना होगा कि जैसे हिरवे बाजार बोल के एक गांव है महाराष्ट्र में, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, पोपटराव पवार जी वहां के सरपंच रहे पिछले 30 साल, और उन्होंने उस गांव का पूरा रूप चेंज कर दिया है वो वाटरशेड के कामों के द्वारा। कैसे सर, कैसे? उन्होंने गांव वालों को साथ में लेके, गांव वालों के सहयोग से प्लानिंग किया कि अपने गांव में जो भी पानी आता है बरसात का, वो कैसे बह के नहीं जाने देना है। अच्छा। अगर पकड़ लीजिए गांव में एक छोटा सा पहाड़ है, तो उस पहाड़ी पे ट्रेंचेस खोद दिए, तो ट्रेंचेस से क्या होता है कि एक तो बहते हुए पानी से जो मिट्टी बह के जाती है उसको रोका जाता है, उसका स्पीड कम हो जाता है बहाव का, तो मिट्टी का जो क्षरण है, मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। साथ ही साथ वो ट्रेंचेस में पानी वहां जमा हो जाता है तो वो नीचे परकोलेट होता है, जो एक्वीफर होता है अंडरग्राउंड, उसमें वो पानी चला जाता है। फिर आप नीचे आइए, थोड़ा सा अपर रीचेस से नीचे आ जाते हैं, तो जहाँ पे छोटे छोटे नाले बन जाते हैं, छोटी नदियाँ एकदम छोटी, उस पर चेक डैम लगाए जाते हैं, तो पानी वहाँ रुक जाता है। तो वो पानी रुकने से फिर जमीन में वहाँ पे पर्कुलेशन हो जाता है, सतह जल भी जो है, सरफेस वाटर जिसको हम बोलते हैं, वो अवेलेबल हो जाता है 4-6 महीने के लिए। फिर उसके बाद जो गाँव में और भी कहीं जगह पे हम पर्कुलेशन टैंक बनाते हैं, उससे भी एक्वीफर में पर्कुलेशन हो जाता है पानी का। साथ ही साथ वो सतह जल उपलब्ध होता है। अच्छा। खेतों में खेत तालाब करते हैं, तो इसके साथ हम खेत में मेड़बंदी का भी उपाय करते हैं, क्योंकि मेड़बंदी भी बहुत आवश्यक है। जो हमारा जो सॉइल का फर्टाइल लेयर है ऊपर का, वो अगर बारिश के पानी के साथ बह के जाएगा तो किसान का बहुत नुकसान है। हाँ। क्योंकि वो जो मिट्टी बनने में जो टाइम लगता है, वो करोड़ों साल लगते हैं उतनी उपजाऊ जमीन बनाने में। और साथ ही साथ अगर मेड़बंदी किया जाए, बांध बंदिस्ती जिसको हम बोलते हैं, वो किया जाए, तो पानी तो बह के जाएगा ही नहीं, मिट्टी भी बह के नहीं जाएगी, और वहां का पानी जो है बारिश का, वो वहीं पे पर्कुलेट होगा नीचे, और खेती में जो भी वहां कुआं है, बोरवेल है, उसका वाटर लेवल ऊपर में आ जाएगा। तो हम जिसको बोलते हैं कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में। तो ये अगर परियोजनाएं अगर हम ठीक से अगर इम्प्लीमेंट करें तो हमारे सूखाग्रस्त इलाकों में बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है। अब ये पोपटराव पवार जी का मैंने आपको उदाहरण दिया, वैसे ही राजस्थान में पालीवाल जी है, लक्ष्मण पांडे जी है, यूपी में भी एक लक्ष्मण सिंह जी है, यूपी में एक पांडे जी है। तो ऐसे ये 3-4 हस्तियों ने बहुत बड़ा काम किया है। हमारे भारत सरकार ने भी उनके इस काम को गौरवान्वित किया है, उनको पद्मश्री से गौरव किया है उनका। तो हम सब चाहते हैं कि ये इसी टाइप का काम हमारे परियोजना में भी हो। हमारे परियोजना में ये गाइडलाइन में लिखा है कि जन सहभाग इसमें आवश्यक है। तो हम एक जन चेतना जगाने के लिए, जन भागीदारी लोगों की शामिल करने के लिए ये वाटरशेड यात्रा हम निकाले हैं। इस यात्रा के दौरान हम
ये 40 मोबाइल वैन ठीक है सर, धीरे धीरे रफ्ता सारी डिटेल लूंगा मैं आपसे, अभी तो बहुत सारा समय हमारे पास। हमारे साथ कुलदीप जी भी एक किसान है। कुलदीप जी, असल में मिट्टी और पानी का ये कनेक्शन एक किसान के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी तब जब पानी का शरण हो रहा है, मिट्टी का शरण हो रहा है और लगातार इस तरह की दिक्कतें किसानों के सामने आ रही हैं। ये वाटरशेड यात्रा कितना शेड आपको देने की कोशिश कर पा रही है, जरा मुझे किसान की निगाह से समझाइए। घनश्याम जी, इसमें वैसे तो दो ही चीजें हमने ली हैं जी। हमारा शरीर और प्रकृति 5 मूलभूत तत्वों से बना है। आपकी मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अग्नि, इसमें से हमने 2 चीजें उठाई हैं। बहुत अच्छी बात है और इसका लाभ करना, इसको सुधारना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं हमारे पास बहुत ज्यादा पानी है, कहीं कहीं हमारे पास बिल्कुल रेगिस्तान पड़े हैं, तो उसके लिए पानी हमारा वहां पर संरक्षित करना बहुत आवश्यक है। अगर उस मिट्टी को उपजाऊ करना है, जैसे कि सर ने बताया कि उसको उपजाऊ करना बहुत जरूरी है। पानी भूमि में हमने कुछ केमिकल्स आदि, जो खाद आदि डालने शुरू किए, तो उससे भी पानी जमीन के अंदर नहीं जाता, वो ऊपर भर करके जमीन के ऊपर, उपजाऊ जमीन पर भर कर और वो आगे बह जाता है। तो उसको भी हमें फर्टाइल करने के लिए, यानी कि केमिकल्स आदि हमें कम डालने चाहिए। उससे केंचुए आदि खत्म हो जाते हैं, जो कि अंदर उसमें सुराख करते हैं जमीन में और गहरे तक जाते हैं, जिससे जल्दी पानी को सोख लेती है जमीन। तो वो बहुत जरूरी है। दूसरा, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि भाई पानी के बगैर तो कोई फसल हो ही नहीं सकती, और किसान बिना पानी के और बिना उपजाऊ मिट्टी के कुछ कर ही नहीं सकता। फसल तभी उपजाऊ होती है तब उसको हम भूमि को संरक्षित करेंगे, उसको उपजाऊ बनाएंगे। तो इसके लिए हमें काफी किसानों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर पानी भी ज्यादा है वहां पर हमने क्या किया कि आजकल जो ट्यूबवेल, समरसेबल आदि जो चलते हैं उसको हम खुला छोड़ करके खेत में और आराम से घर पे रेस्ट करते हैं, पूरा खेत भर जाता है, तब उसको दूसरे खेत में वो, तो हम जल शोधन भी बहुत ज्यादा उसको वेस्ट कर रहे हैं। जबकि फसल को थोड़े पानी में ही अच्छी फसल पैदा होती है, जैसे कि हम फुहारे के द्वारा पानी जो देते हैं उससे बहुत अच्छी फसल होती है। लेकिन पानी हम ज्यादा भी देते हैं तो उसको, पौधे को श्वास बहुत कम मिलता है, जिसके कारण पौधा बहुत, जितना फसल उपजाऊ होनी चाहिए उतना वो नहीं दे पाता। तो ये सारी चीजें हमने पानी के लिए भी, जो हमारे ईश्वर ने दी है, हमारे को जो चीजें दी हैं, उसको हमें एक तरीके से हमें उसको यूज करना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा उसको बेकार नहीं उसमें वेस्ट करना चाहिए। ठीक है कुलदीप जी, अब टॉपिक पे आते हैं सर। वाटरशेड यात्रा, ये सरकार की कोशिश कितनी इंपैक्टफुल लग रही है? ये सारी दिक्कतें आपने समझा दी, किसानों की दिक्कतें भी बताई, लेकिन सर इन सारी दिक्कतों के बीच वाटरशेड यात्रा जो है, इसके बारे में जानकारी है? पहले तो आप ये बताइए। जी जी जी। अब मुझे बताइए सर, इसकी उपयोगिता क्या है? उपयोगिता तो यही है कि हम किसानों को जागरूक करें और पानी को संरक्षित करें। आपका पार्टिसिपेशन भी चाहिए उसमें, पर बात ये भी है। जी जी जी। जन सहभागिता बहुत जरूरी है, जो अभी खालिद साहब कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए क्या करेंगे आप, क्या कर रहे हैं आप? हम पूरे समाज में भी इसको फैलाएंगे, अपने किसानों की तरफ भी इसको बढ़ाएंगे इन चीजों को, और जो मैंने अभी बताया, जो वेस्टेज ऑफ पानी हो रहा है उसको भी बचाने का प्रयास करेंगे, और जो पानी बह करके चला जाता है उसको स्टोरेज करके, यानी कि उसको भी हम इकट्ठा करके और यूज करने का प्रयास करेंगे। लेकिन किसान या फिर आम ग्रामीण इस बात को समझने के लिए तैयार रहता है क्या? क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की बहुत शानदार चलाई जाती हैं, उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन ग्राउंड पे वो उस तरह से काम नहीं कर पाती हैं। आपको लगता है ऐसा है? हाँ, कुछ है। हाँ, क्यों है ऐसा? अब जो है उसका, जो अपना मोबाइल का या इस प्रकार का टीवी आदि का, ये सारा जो यूट्यूब वगैरह का जो समय आया है, तो किसान के पास भी सारी सूचनाएं पहुंचती हैं, और अब धीरे धीरे किसान भी जागरूक हो रहा है और वो भी इस दिशा में बढ़ रहा है, और वो जो पढ़े लिखे किसान होते जा रहे हैं वो इन चीजों को अपना भी रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप रहिए मेरे साथ, एसपी सिंह साहब भी मेरे साथ हैं। सिंह साहब, असल में एक योजना का चलना और उस योजना के मुतालिक प्रचार करना, अवेयर करना, इन दोनों कड़ियों को कैसे जोड़ते हैं? और अगर इन दोनों कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हम करते हैं तो हम योजनाओं के एग्जीक्यूशन के लेवल पे कहां खड़े खुद को पाते हैं? देखिए घनश्याम जी, इस देश में पानी की न कमी है, हाँ, और न यहाँ जमीन की कमी है। अच्छा। अगर व्यवस्थागत देखें तो सबसे बड़ी मुश्किलें हैं कि डिमांड और सप्लाई, अगर हम पानी का देखें
तो दुनिया का सर्वाधिक पानी अगर देखें हमारी उसके हिसाब से, जमीन के हिसाब से, जो खेती में जितनी हमें पानी की चाहिए या जो इंडस्ट्री के लिए पानी चाहिए या शहरीकरण के लिए पानी चाहिए, वो हर बात के लिए पानी की बहुतायत है। व्यवस्थागत खामियों के चलते, बदइंतजामी के चलते, या कह दीजिए अब तक जो मिसमैनेजमेंट था पानी का, उसके चलते पानी का जो वितरण होना चाहिए वो समान तरीके से नहीं है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, खेती में जो सिंचाई के लिए पानी का यूज होता है वो 90% जमीन के भूजल से होता है। दुर्भाग्य है कि यहां पर इतना कुछ पानी सरफेस पे आता है, बारिश होती है, इतनी नदियां हैं, पूरे देश में नदियों का जाल है, फिर भी इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी सूखाग्रस्त है। सरकार की इस योजना का सीधा सा मतलब यह है कि पानी के कैसे इसके समान वितरण को व्यवस्थित किया जाए, इंतजाम कैसे किया जाए, इसको मिसमैनेज जो था उसके मैनेजमेंट को कैसे ठीक किया जाए, नंबर एक। दूसरा, इस पानी के लिए जो लोगों के बीच जागरूकता के तौर पर पानी का मोल, जैसे कहते हैं पानी की तरफ बह जाना, पानी का मोल ही कोई नहीं इस देश में है। जिस देश में पानी का मोल न हो तो जरा सोचिए, आम लोगों के नजर में पानी का कोई मतलब नहीं है। पानी और मिट्टी बेकार की चीज है। मिट्टी के मोल, पानी के मोल, इसका मतलब कि सबसे गया गुजरा। हकीकत यह है कि दोनों चीजें अमृत हैं। अगर ये न हो तो ये सोचिए, इतनी बड़ी आबादी जिस पर पूरी की पूरी खाद्यान्न सुरक्षा जिस पर डिपेंड हो, उसी पानी पर, उसी मिट्टी पर। प्रधानमंत्री ने एक बार, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने किसान चैनल के शुरू होने से ठीक पहले एक बात कही थी कि इस देश में किसानों को कोई किसी भी तरह की अगर मदद न दो, तब भी उनके पास इतना हुनर है कि उन्हें मिट्टी और पानी दे दिया जाए और तो उसमें वो सोना भी उगा सकते हैं। सोचिए, जिस देश की मिट्टी के लिए पानी नहीं हो, उस किसान क्या कर लेगा? तो इस सरकार की पूरी योजना इस बात पर है, और ये जो वाटर शेड मैनेजमेंट और ये जो व्यवस्था चल रही है, अभी जो योजना चल रही है, या इस धन धान्य और योजना चल रही है कि सबको कैसे वाटर शेड के बारे में, वाटर मैनेजमेंट के बारे में, पानी के बारे में जागरूक करने के लिए जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इसका मकसद ये सिर्फ है कि लोगों को ये बताया जाए कि पानी कितना अनमोल है और पानी कितना सीमित है। अगर आप पानी को का उपयोग सही ढंग से नहीं करते हैं, ऐसा बताने की जो कोशिश है वो तो हम कई बार कर चुके हैं। कई प्लेटफॉर्म्स पे होता है, संगोष्ठियां, गोष्ठियां, कई योजनाएं, जल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं? अगर ऐसा नहीं है सर, मैं फिर आ रहा हूं। मैं अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो एक राज्य है पंजाब। आप सोचिए, पंजाब का नाम ही 5 नदियों वाले स्टेट में है, छोटा सा स्टेट, और 5 नदियां जिस पर पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाखड़ा नांगल टाइप का इतना बड़ा बांध, हर कुछ के बावजूद वहां की जमीन में पानी नहीं है, भूजल सूखता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर मिसमैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट नहीं है। पानी कहीं का कहीं जा रहा है, बह के जा रहा है दरिया में, कहीं चला जा रहा है पाकिस्तान के रास्ते। लेकिन अपने किसानों को पानी कहां से मिल रहा है? जमीन के अंदर से, भूजल से। जो पंपिंग हो रही है, वो सोचिए कि पूरा पंजाब का एक बड़ा हिस्सा डार्क एरिया घोषित है, जहां पर आप, ठीक है, तो योजनाओं के एग्जीक्यूशन के लिए मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट होना का और स्टेट गवर्नमेंट का। समझ गया सर। मेरे शो का भी एक मैनेजमेंट है कि थोड़े टाइम पे एक ब्रेक लेना होता है। एक ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, लौट रहे हैं, चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे। वाटर मैनेजमेंट, जल है तो कल है, ध्यान रखिएगा। मिट्टी की सेहत आपकी सेहत है। ब्रेक के उस पार लौट रहा हूं मैं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं।
इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ आप देख रहे हैं और सच के साथ का आज का विषय है वाटरशेड। बहुत सारी बातें ब्रेक से पहले हमने समझी, लेकिन बहुत सारी बातें अभी समझना बाकी है। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए। मेरे साथ नितिन खाड़े हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं लैंड रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से। खाड़े साहब, असल में अभी ब्रेक से पहले जो एक बात निकल के सामने आई वो मैं आपसे समझना चाहता हूं। सर, हम इतनी सारी योजनाएं पहले से चला रहे हैं, संगोष्ठियां, गोष्ठियां, शिविर, कई इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं जिसपे चर्चा होती है, जल दिवस भी होता है, मिट्टी को लेकर भी खास दिवस है। सर, ये जो कोशिश है वो बाकी कोशिशों से अलग क्यों है? अगर वहां इंपैक्ट नहीं हो रहा है तो आपकी इस यात्रा का इंपैक्ट कैसे होगा? हम ये यात्रा निकाले हैं एक नई जन चेतना जगाने के लिए। इस यात्रा के स्वरूप को अगर आप देखेंगे, हमारी मोबाइल वैन्स है 40 वैन, वो हमारे ये जो 1150 में से हमने 805 प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए हैं, उन प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। वहाँ के गाँव में ये यात्रा के साथ जन सहभाग की, जन भागीदारी की अपील होगी। और हमने उसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि यात्रा वहां जाने के पहले वहां के गांव में ग्राम सभा होनी चाहिए। अब तक लगभग 1500 के आसपास ग्राम सभा हो चुकी है और 5-6 हजार ग्राम सभा होंगी। उस गांव में यहाँ ये वैन जाने के पहले वहाँ प्रभात फेरी निकाली जाएगी, वो भी 2000 के आसपास हुई है, और 7-8 हजार होंगी। वहाँ पे वॉल पेंटिंग्स होंगे। हमने ये सोचा है कि वैन के जाने के पहले वहाँ उसका पूरा जो मोबिलाइजेशन का जो है, लोगों को मोबिलाइज करने का जो इंतजाम है वो अच्छे से होना चाहिए। अच्छा। फिर अभी वैन के दौरान हम कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। अब देखिए, हमारे स्कीम के गाइडलाइन में ही लिखा गया है कि ये कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये गाइडलाइन को मैंने उसको मूर्त स्वरूप देने के लिए ये यात्रा को निकाले हैं। अब इसमें हम ये चाहते हैं कि जब यात्रा जाएगी तो वहाँ के लोगों को, जो भी व्यक्ति ने हमारे काम में हमारा हाथ बटाया है, हमारे जो वाटरशेड डेवलपमेंट कमेटी है हर गांव में, उसके जिसने भी वाटरशेड डेवलपमेंट का काम करने के लिए मदद की है, उनको हम सम्मानित करेंगे। देखिए, सम्मानित करने से जो ग्रास रूट लेवल का वर्कर होता है उसका बहुत हौसला बढ़ जाता है। तो हम हर प्रोजेक्ट में ऐसे 6 से 10 लोगों को सम्मानित करेंगे और यात्रा के दौरान लगभग 8000 लोगों को सम्मानित करेंगे। उनको एक अच्छे से मोमेंटो देंगे, एक सर्टिफिकेट देंगे और उनको गांव वालों के सामने अपनी बात रखने का मौका भी देंगे। तो इससे हमारे यानी जो भी ग्रास रूट लेवल हमारे जो वाटरशेड वर्कर्स है, वो एक लीडर बन के उभर के आ सकते हैं। यानी अब मैंने जैसे 4-5 नाम लिए, पोपटराव पवार जी या पालीवाल जी या लक्ष्मण सिंह जी। हमारी ये कल्पना है कि हम ऐसे हजारों लाखों पोपटराव पवार जी और पालीवाल जी तैयार करें इन गांवों में। साथ ही साथ हम जो माय भारत जो पोर्टल है वो अपने यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री का, उनके माय भारत पोर्टल पे जाके हम जो युवा हैं अपने देश के, उनको अपील कर रहे हैं कि आइए यहाँ वॉलंटियर बन के आइए और हमारे यात्रा से जुड़िए। आपको एक जो जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक प्रत्यक्ष काम करके आप एक यानी देश का भविष्य बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। साथ ही साथ हम उनको एक सर्टिफिकेट भी देंगे। एक LMS हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डिवाइस किया है। एक 15-20 मिनट का एक फास्ट कोर्स वो वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा। एक छोटा सा एग्जाम लिया तो उसका भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और साथ ही साथ जो भी श्रमदान के लिए आएंगे उनको हम टी-शर्ट देंगे, उनको कुछ कैप देंगे, किचन देंगे। तो गांव में लोग 2-3 साल वो देखते रहेंगे कि वाटरशेड यात्रा, वाटरशेड योद्धा। तो ये काम सब जो होगा इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही साथ सर 20 लाख का इनाम भी देंगे। हाँ, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली सर, मेरा तो इसी पे ध्यान था। बिल्कुल। तो आप आ जाइए, आप किसी गांव के साथ, हमारे प्रोजेक्ट के किसी गांव के साथ जुड़ जाइए, उनको इनाम दिलाने में मदद कीजिए। अच्छा, मुझे लगा कि आप आ जाइए, हम आपको दे देंगे। हाँ, बिल्कुल, आप आ जाइए, कुछ आप कंट्रीब्यूशन लेके आइए, आपको भी देंगे। हाँ, जरूर देंगे, जरूर देंगे। ठीक है सर, मेरे किसान भाइयों को कैसे मिलेगा वो बता दीजिए सर। बिल्कुल। अब इसमें क्या है कि देखिए, किसी भी सेक्टर में, किसी भी योजना में अगर हेल्दी कंपटीशन रहे, अगर स्पर्धा हो तो अच्छा रिजल्ट आने का चांस है। अब इसमें हमने क्या सोचा है कि हम जन भागीदारी चाहते हैं।
गवर्नमेंट तो अपने पैसे से वहाँ काम कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ के गांव वाले अगर अपने तरफ से कुछ अगर उसमें कंट्रीब्यूट करें, और नॉट ओनली गांव वाले, हम 4P के कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, यानी पब्लिक, प्राइवेट, पीपल, पार्टिसिपेशन। अच्छा। तो पब्लिक तो है ही, यानी गवर्नमेंट तो है, प्राइवेट सेक्टर अगर वहां से CSR से अगर कुछ फंडिंग देना चाहता है वो भी हो सकता है। फिर प्राइवेट सेक्टर के अलावा जो पीपल है, यानी गांव वाले अगर कोई बोल चाहता है कि ये काम करने के लिए मैं 1 दिन का JCB दूंगा, उसका भाड़ा दूंगा, या मैं श्रमदान करूंगा। अच्छा। हर कोई अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकता है। ये काफी ऐसे टाइप का सर, काम पर महाराष्ट्र में प्रोत्साहन हुआ उसके है। बदले में चाहते हैं ना लोग, और वो ऐसा करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा, ये भी कई बार सवाल होता है। मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे स्कीम के अंदर जो ऐसे हर स्टेट में हम 10-15 ऐसे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, और जो उत्कृष्ट काम जिन्होंने किया है उनको 20 लाख रुपए अतिरिक्त निधि दिया जाएगा, जिससे वो और अधिक अच्छा काम वहां कर सकते हैं। वहां जो भी ये संरचनाएं बनाई जा रही है, चेक डैम, पर्कुलेशन टैंक, इनका मेंटेनेंस वो 5, 7, 10 साल बाद अच्छे से कर सकेंगे, तो गांव वालों के लिए पानी की उपलब्धता बनी रहेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, वहां पे हरियाली आएगी, खुशहाली आएगी, समृद्धता आएगी। लेकिन सर, सतही जल बहे ना और जो भूजल का लेवल है वो बढ़ जाए, ये दोनों चीजें पैरेलली एक साथ हो जाएंगी? ये बिल्कुल हो जाएंगी। हमारे योजना में हम इसका भी ख्याल रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान अच्छा माइक्रो इरिगेशन का लाभ उठाए, यानी स्प्रिंकलर इरिगेशन लगाए, ड्रिप इरिगेशन लगाए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके ये पानी जो कंजर्व कर रहे हैं उसको यानी जुडिशियसली एक अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए, और उसके कारण पानी का यानी हमें जो उसका जो ड्यूरेशन है वो भी हमारा बढ़ जाएगा, हम ज्यादा देर तक उस पानी को यूज कर सकेंगे, और जो पानी के ज्यादा यूज से, ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी खराब होती है वो भी नहीं होगी। तो हम अपने स्कीम में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखते हैं। वाटरशेड डेवलपमेंट में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पानी को जमा करते हैं या सिर्फ मिट्टी का कटाव रोकते हैं, नहीं, उसके साथ साथ हम किसानों को ये भी सपोर्ट करते हैं। हमारा एक प्रोडक्शन सिस्टम नाम का कंपोनेंट है, उसमें हम उनको स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन का लाभ देते हैं, और उनको हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का भी लाभ देते हैं। यानी अच्छा। अब क्या है कि अपने धान की खेती तो करो, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर करो, थोड़ा सा डेयरी करो, तो उससे क्या होता है कि खेती में काफी उससे फायदा होता है, और हॉर्टिकल्चर से इनकम जंप भी किसान का बहुत अच्छा होता है। तो हम ऐसे अलग अलग तरीके से किसानों को सपोर्ट देते हैं। इतना ही नहीं, जो वहाँ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो वहाँ के महिलाओं के बचत गुट है, उनको भी हम सपोर्ट देते हैं। ओके। तो हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ वहाँ के हमारे किसान भाई बहनों का इनकम लेवल कैसे बढ़ाए, इसकी कोशिश करते हैं। आपको मैं यहाँ बहुत प्रसन्नता से ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो WDC-1 कार्यक्रम कंप्लीट हुआ है, उसके जो एंडलाइन इवैल्यूएशन रिपोर्ट है, उसमें ये पाया गया है कि हमारे परियोजना क्षेत्रों में किसानों की औसत आय कहीं कहीं पे 70% तक बढ़ी है, ये सब कामों के कारण। क्योंकि जहां पहले एक भी फसल नहीं होती थी, वहां आज 2 फसलें हो रही है, 3 हो रही है। जहां पहले एक ही फसल होती थी, वहां आज 2-3 फसलें हो रही है। कितने तो भी एरिया में बहुत अच्छा हॉर्टिकल्चर हुआ है, अनार की खेती हो रही है। राजस्थान जैसे एरिया में अनार की खेती हो रही है, और आपको तो पता है अनार या अंगूर या आम या अमृत, ड्रैगन फ्रूट, इसमें जो यानी मुनाफा है वो बहुत अच्छा है कंपेयर टू हमारे सीरियल क्रॉप। तो हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई बहन इन योजनाओं का लाभ उठाएं। हमारे वाटरशेड के अलावा दूसरे भी डिपार्टमेंट का हम कॉन्वर्जेंस भी करते हैं, सभी के साथ मिलकर कॉन्वर्जेंस में करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जो किसान भाई बहन है उनका वहाँ का जो इनकम लेवल है वो बढ़े। तो वाटर रिसोर्सेज के साथ भी चल रहा है आपका? हाँ बिल्कुल। आपने अर्चना जी को देख लिया? हाँ, नमस्कार मैम। ठीक है, विंडो में लेते हैं, अर्चना जी को भी लूंगा, लेकिन उससे पहले सिंह साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, असल में पंचायत हो, NGO हो या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, इनका इस पूरी वाटरशेड यात्रा में कितनी इंपॉर्टेंस आप एनालिसिस कर पा रहे? देखिए, जितने संगठन हैं निचले लेवल पे, सहकारिता का पैक्स हुआ या PO हुआ, किसानों का संगठन हुआ, मतलब ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे जो निचले स्तर पे काम करने वाले संगठन हैं, उन्हें अगर इस यात्रा से बेहतर तरीके से जोड़ लिया गया और उन्हें इसमें शामिल कर लिया गया और उन्हें अगर कन्विंस कर लिया गया, तो मुझे लगता है यात्रा का उद्देश्य पूरा हो सकता है। क्योंकि इस देश में पानी को लेके अब सजगता बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि लोग पानी को के बारे को लेके अब तो नहीं मालूम है, क्योंकि जो नीचे का पानी है, भूजल जिस तरह से नीचे भाग रहा है, अब सोचिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जो कभी पानी का गढ़ हुआ करता था,
3 मीटर पे पानी यानी 10 से 15 फुट पे पानी निकल जाया करता था हैंडपंप का। आज स्थिति है कि वहां 300 से 500 फुट तक अंदर बोरिंग करनी पड़ती है पानी की। क्या स्थिति, कैसी ऐसी स्थिति पैदा हो गई? वो स्थिति जलवायु परिवर्तन के चलते हो क्या रहा है घनश्याम जी, कि कहीं बारिश इतनी तेज हो रही है और कहीं बारिश हो नहीं रही है। तो जहां बारिश ज्यादा हो रही है और इकट्ठे ज्यादा होने के साथ वो जो मिट्टी का कटाव हो रहा है वो एक बहुत बड़ा संकट है। खासतौर से भूमि संसाधन विभाग के हमारे अधिकारी जो बैठे हैं, सही फरमाया इन्होंने कि जो मिट्टी का क्षरण हो रहा है, जो कटाव हो रहा है, वो हजारों हजार साल में कभी विकसित होकर तैयार होकर मिट्टी खेती के लायक होती है। ऐसी मिट्टी का बह जाना कितना खतरनाक होगा, खासतौर से इस देश के खेतीहर किसानों के लिए, देश की खाद्य सुरक्षा के लिए, उसे संरक्षित करने के लिए, उसे बचाने के लिए, और दूसरा भूजल को कैसे ऊपर बढ़ाया जाए। अब आप समझिए कि अगर हम कृषि मंत्री की बात करें, शिवराज सिंह चौहान जी की, ये मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश की, मैं वहां का दौरा मैंने किया था। मनरेगा के थ्रू इन्होंने इतना उपयोग किया मनरेगा का, और कि अपने यहाँ जितने फार्म पांड्स होते हैं, खेतों के बीच में छोटे छोटे तालाब बनाने का, हमें लगता है कि नंबर 1 था इनका नंबर, सबसे ज्यादा खेतों पर तालाब बनाने का रिकॉर्ड बनाया था शिवराज जी ने। और उसका नतीजा क्या हुआ कि जिस स्टेट में गेहूं की खेती बहुत कम होती थी, आज वह स्टेट इस देश का दूसरे और तीसरे नंबर का स्टेट हो गया जो गेहूं के प्रोडक्शन में। और प्रोडक्शन ही नहीं, उनकी उत्पादकता भी का लेवल भी बढ़ गया। यानी जिस खेत में 1 क्विंटल पैदा होता था उसमें 3 क्विंटल यानी 3 गुना तक का हुआ। और सिंचाई की सुविधा जो कभी 37% तक हुआ करती थी मध्य प्रदेश की, वो 71% तक गई। अब जरा समझिए, और इस महत्व को देखते हुए अगर कृषि मंत्री वहां के मुख्यमंत्री अगर देश के कृषि मंत्री होते हैं, तो जिस मॉडल को उन्होंने अपने स्टेट में सक्सेस करके लागू किया और किसानों को धन धान्य पूर्ण किया, हमें लगता है उसी के चलते इस देश में यह योजना या अभियान शुरू किया गया है कि लोगों को बताइए कि खेतों पर कैसे खेत में पानी को रोका जा सकता है। अब आप समझिए कि जो अगर खेत पर पांड्स बनता है, तालाब बनता है, तो उसके पानी से अगर सिंचाई होती है तो नीचे से भूजल खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, नंबर 1। दूसरा, अगर उसमें पानी रुकता है तो नीचे का भूजल भी ऊपर को आता है, यानी जो वाटर स्टेटा है वो ऊपर को आता है। ऐसे में भूजल की स्थिति सुधरती है, खेती बेहतर होती है और मिट्टी का संरक्षण हो जाता है। दूसरा, जहां पर सिंचाई की सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, वहां तो सिर्फ एक ही चारा है कि ऊपर की होने वाली बारिश के पानी को कैसे रोका जाए। मनरेगा के थ्रू 2016-17 तक, जहां तक मुझे डेटा याद है, हमें लगता है 18 से 20 लाख ऐसे पांड्स बनाए गए फार्म पे खेतों के किसानों के खेतों पर। उसका लाभ किसानों को मिला। हमें लगता है इस बात को दूसरे राज्यों के किसानों को, जहां पर पांड्स नहीं बन रहे हैं या लोग नहीं बनाते हैं या उनको इसकी समझ नहीं है, वहां के अधिकारियों को जो निचले लेवल पे काम करते हैं, खासतौर से एक्सटेंशन जो सिस्टम है, जो प्रसार विभाग में काम करने वाले अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि किसानों को उस मॉडल को ले जाके कैसे दिखाएं, बताएं। आज तो स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि डिजिटली कुछ भी किसी चीज को सीधे दिखाया जा सकता है। तो एक बड़ी कोशिश है जिसका बड़े स्तर पे हम उम्मीद की भी एक नई कोशिश के तौर पे देख रहे हैं। सर, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ अर्चना वर्मा जुड़ रही हैं, एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा देर हो गई, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देर हो गई है, लेकिन सवाल कई सारे मैं आप ही से पूछूंगा। अर्चना जी, जल है तो कल है, हम ये समझते हैं और ये कहते भी हैं, लेकिन ये जल वाटरशेड यात्रा के साथ जब हम जोड़कर देखते हैं तो आपके डिपार्टमेंट का पार्टिसिपेशन कैसा, और इस वाटरशेड यात्रा को आप कैसे एलिब्रेट करेंगी? अपना वाटरशेड जानना हम सब के लिए कितना जरूरी है? थैंक यू। जैसा कि कहा जाता है कि पानी और मिट्टी का चोली दामन का साथ होता है, और वाटर और सॉइल जो है बिल्कुल एकजुट है। वाटर मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ही नहीं, 12 और पार्टनर मिनिस्ट्रियों के साथ हम एकजुट होकर वाटर सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2019 में एक आह्वान दिया था मन की बात में कि जल आंदोलन के लिए बहुत ज़रूरी है जन आंदोलन,
और इसीलिए उन्होंने कहा था कि जनता की भागीदारी जो है वो जल के संरक्षण के लिए सबसे ज़रूरी है। और उनके जो 9 संकल्प हैं उसमें सबसे पहला संकल्प उन्होंने जल संरक्षण पे दिया है। तो ये तो हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं उनके आह्वान से 2019 में एक बहुत ही मैसिव कैंपेन की शुरुआत हुई जिसका नाम है जल शक्ति अभियान, कैच द रेन Where it falls, when it falls। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो वर्षा जल ऋतु है, जो इंडिया का जो परिवेश है वो अन्य देशों से बहुत ही डिफरेंट है, वेस्टर्न स्टेट से बहुत ही डिफरेंट है। हमारा जो 70% मॉनसून रेनफॉल पे हमारी नदियां डिपेंडेंट हैं। हमारे 100 डेज में 50% रेनफॉल 15 दिन के अंदर हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो है जल का संरक्षण करें। और जलवायु परिवर्तन जैसे कि अगले स्पीकर ने कहा उसके चलते इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बहुत बढ़ गई है। आप बहुत ही चेन्नई में देखे होंगे, दिल्ली में देखे होंगे, बहुत सारे महानगरों में टीवी पे देखते हैं कि कभी तो बिल्कुल पानी से भरा रहता है और कभी पानी पीने का नहीं रहता है। तो ये जलवायु परिवर्तन के लिए है। इसीलिए जो सबसे बड़ा हमारा अभियान है जल शक्ति अभियान, उसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि ये जो वर्षा जल ऋतु है इसको हम बिल्कुल वेस्ट ना होने दें, इसको वापस समुद्र में ना जाने दें। और मनरेगा हो, अमृत सरोवर हो, या अभी हमारा 9 सितंबर में एक जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जल संचय जन भागीदारी का इनॉग्रेशन हुआ है जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री ने एड्रेस भी किया सूरत में, गुजरात में, जिसमें सूरत का एक्सपेरिमेंट है कि जो आर्टिफिशियल जल संरचनाएं हैं, आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स हैं, अभी तक जल शक्ति अभियान में 1.64 करोड़ बन गए हैं। अच्छा। किंतु हमारा लक्ष्य था ये दिखाना कि हम सिर्फ मनरेगा, सिर्फ PMKSY, सिर्फ 15th फाइनेंस कमीशन और सिर्फ स्टेट स्कीम से ही जल संरचनाएं ना बनाए, बट रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बोरवेल रिचार्ज और रिचार्ज शैफ्ट हम अपने घरों में भी बनाए और हर जन की भागीदारी हो। और इसीलिए हमारा लक्ष्य है कि 31 मई तक हम 10 लाख इस तरह के आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनाएं ताकि इस साल, और ऐसे लो लाइंग एरियाज में भी बनाएं, टेक्निकली फीजिबल बनाएं, और कि इस साल हमारे यहाँ जब मॉनसून आए तो कहीं भी पानी का आइदर लॉगिंग ना हो, वाटर लॉगिंग ना हो, और ना ही पानी घरों में जमे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, अर्बन लोकल बॉडीज में ऑलरेडी ये गाइडलाइन है कि अगर 10,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा आपका फ्लोर एरिया है तो आपके घर में एक रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर रहना चाहिए। उसका मुख्य जो उद्देश्य है कि जैसे कि बिजली में अब घरें इंडिपेंडेंट हो रही हैं, वो सोलर लगा के वो ग्रिड को बिजली दे रही है, फ्री में बिजली यूज कर रही है। इसी तरह से अगर आप रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाएं जो कि बहुत ही कम पैसों में आता है, टेक्निकली फीजिबल है, और हमारे पूरे हिंदुस्तान में हमारे सेंट्रल जी, आपको रोकते हुए मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। मैम, आप छत पे पानी को सेव करने की बात कर रही हैं, लोग अपने वॉशरूम के टपकते हुए नल को तो ठीक करते नहीं है। उस टपकते हुए नल का आंकड़ा है कि 200 गैलन पानी बर्बाद होता है एक दिन में। अगर मेरा डेटा सही नहीं है तो इसे सही करिए, और इस अवेयरनेस को वॉशरूम से छत तक ले जाने में तो बहुत समय लग जाएगा। देखिए, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। और एनवायरमेंट और इकोलॉजी की बात जहां तक है, मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कहना चाहती हूँ, थोड़ा लीक से हटके, कि जब मैं पानी में नहीं आई थी, मुझे पानी के इम्पोर्टेंस के बारे में 55 इयर्स की होने जा रही हूँ, नहीं पता था। और मैं घर का पानी जो है, नल का पानी, ब्रश करते समय नल खोल के रखती थी। तो वो मेरी बेटी ने बताया कि माँ तुम क्या कर रही हो, यू आर वेस्टिंग वाटर, तो बंद करो। तो ये तो हम जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन के अंदर 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज कि आप ये बिल्ड करें जो संरचनाएं हैं। सेकंड, एक मेजर ऑब्जेक्टिव है जल शक्ति केंद्र बनाने का।
उस जल शक्ति केंद्र का मुख्य उद्देश्य है एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होना चाहिए, सारे लोगों के को जागरूक करने का। प्लस हम मैसिव अवेयरनेस कैंपेन करते हैं। अभी तक हम अराउंड 4 करोड़ यूथ को रीच कर चुके हैं अबाउट सेविंग वाटर थ्रू नेहरू युवा केंद्र। ठीक है मैम, तो कैंपेन करना और उसका असर होना, इस पे भी मैं आपसे बात करूंगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे। लेकिन इस बीच देखा ये कि वॉशरूम में कोई नल तो नहीं खिला है, या फिर सिंक का पानी तो नहीं टपक रहा है, आरओ का वाटर जो लगातार बह रहा है उसको प्लांट में कर दीजिए, या कुछ कुछ और चीजें वो सारी ठीक करिए, फिर लौट आइए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान। भरने के लिए हम सबका पेट खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। चारे में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो सच के साथ आप देख रहे हैं, और सच के साथ में आज बात हो रही है वाटरशेड की, पानी की, मिट्टी की, आमदनी की, किसान की, ग्रामीण की, हमारी और आपकी। और ये बातें करने के लिए मेरे साथ सभी खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी मेरे साथ हैं, किसान हैं। कुलदीप जी, ब्रेक से पहले की चर्चा का सार आपके समझ में क्या आता है? क्या वाकई उस लेवल पे सारे काम हो रहे हैं, और एग्जीक्यूशन के लेवल पे क्या आम किसान तक की सारी चीजें पहुंच रही है? जो अवेयर है, जो पढ़ा लिखा है, वो तो सारी योजनाएं समझ रहा है, इसका एग्जीक्यूशन भी समझ रहा है, फायदा भी हो जाएगा चलिए उसे, लेकिन बाकी किसान का क्या? उस लेवल पे मुझको इन योजनाओं के एग्जिस्टेंस समझाइए सर, ये कितनी प्रासंगिक है? इसमें हमने प्रचार के लिए तो काफी प्रयास करना ही पड़ेगा। जैसे अच्छा। कि ये यात्रा हम निकाल रहे हैं तो उसका काफी लाभ पहुंचेगा, लोगों को मिलेगा ये सारा का सारा। दूसरा, इसमें हमने एक इसको साथ में पुण्य के लिए भी जोड़ देना चाहिए कि ये जो कार्य हम करेंगे तो इससे पुण्य मिलेगा हमें, ईश्वर के साथ भी कहीं ना कहीं इसको जोड़ देना चाहिए, और रियल में पुण्य मिलेगा। कि पानी हम वेस्ट कर रहे हैं या हमें उसको बर्बाद कर रहे हैं, या दूसरी चीजें हमें कोई भी मिट्टी का हम दोहन कर रहे हैं, इधर से उधर बह के जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसको रोकना, उसकी मेड़ आदि बांधना, ये हमारे पुराने लोग भी करते थे कि मेड़ बांध करके सर पानी। ये नया तो कुछ नहीं है, नया तो पेड़ कुछ नहीं। बांधना, खेतों के चारों तरफ एक बाउंड्री कर दी, कि नया है? ये तो सब कुछ पहले से मैं दिखते आ रहा हूं। नहीं, ये था पहले से भी था, लेकिन हमने जो ये छोड़ दिया था बीच में, इसी को नया तो उसको तालाब का रूप दे दिया, या ये सारा का सारा पहले से चला आ रहा है। लेकिन इसको संभालना बहुत जरूरी है। हमने जो मैंने पहले भी बताया, जो हमारे 5 मूलभूत तत्व हैं, सभी को हमें मनुष्य का कर्तव्य है कि उसको संभालें। जैसे कि हमने सुना, इसमें बताया सर ने कि जगह जगह भूमि पूजन भी होगा, तो भूमि पूजन भी किस तरह से करेंगे? तो वो भी एक उसमें यज्ञ का रूप होना चाहिए, उसमें जगह जगह पर हमें यज्ञ करने चाहिए, हवन करने चाहिए, जिससे कि वातावरण की शुद्धि हो और भूमि का पूजन उस प्रकार से, और लोग जागरूक भी हों। आप आध्यात्म के साथ भी जोड़ रहे हैं सर इसको? जी जी बिल्कुल है। अच्छा। आध्यात्म के बिना तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। अगर आध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे तो लोग, क्योंकि हर व्यक्ति में आत्मा है, और आत्मा हमेशा सत्य को जानने आ रही है, तो सत्य को तभी वो समझेंगे। पुण्य अगर हम नहीं उसको जोड़ेंगे, और है भी पुण्य,
ये रियल है, इसमें कोई मैं दूसरी बात नहीं कर रहा। तृप्त हो गई आत्मा सर आज तो। जी, अगर पुण्य के साथ हम इसको जोड़ना ही जरूरी है कि ये सारी चीजें हमें तो उसको संभाल करके रखें। केवल एक योनि, मनुष्य योनि ऐसी है कि जो इसको संभाल सकती है, और कोई हम तो नहीं संभाल रहे हैं सर। फिर हम इतना ज्ञान जब है सब में, तो फिर क्यों नहीं संभाल सब में रहे? तो नहीं है ना। अच्छा, सब में नहीं है, सब में नहीं है। हाँ। हमें उसको प्रचार करना ही तो पड़ेगा। कई कुलदीप जी चाहिए उसके लिए। फिर वही बात है आप जो बोल रहे हैं, तो उसके लिए हमें प्रचार प्रसार करना ही पड़ेगा। हाँ। जैसा कि मैंने बताया कि उसके लिए पुण्य के साथ हमें जोड़ना ही चाहिए। हाँ। और यज्ञ आदि हमें करने चाहिए। जगह जगह जो भूमि पूजन का जो रखा हुआ है, उसमें प्योर देसी घी से हमें यज्ञ करना चाहिए। अच्छा। जिससे वातावरण शुद्ध हो। और जो वातावरण में हमने बताया कि जगह जगह कहीं वर्षा कम हो रही है, कहीं ज्यादा हो रही है, तो वो भी एक वातावरण में एक जैसा वातावरण बन जाए। सर ठीक है। वैसे आपकी बातें सुनकर सर, आजकल सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं 4 लौंग रखो, इलायची रखो, हवा में फूंक मार दो, बहुत कुछ हो जाता है। तो वैसा कुछ नहीं, तो नहीं वो तो सर अगर बाजार में यज्ञ करना है। ठीक है सर, मैं आऊंगा सर, आऊंगा। खालिद साहब भी मेरे साथ मौजूद है। खालिद साहब, मिट्टी हमारा अस्तित्व है, लेकिन मिट्टी को हम इग्नोर करते हैं। सर इतनी बेरुखी मिट्टी को लेके हम में क्यों है? हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? नहीं, जैसे मेरे पहले के वक्ताओं ने बताया कि इसके लिए जन जागरण बहुत आवश्यक है। अब कितने लोगों को पता है कि अगर हम मेड़बंदी नहीं करते हैं तो 1 हेक्टेयर में बारिश से एक सीजन में 10 टन मिट्टी बह के जा सकती है। सही बात ये कितने लोगों को पता है? या मिट्टी जो टॉप लेयर है, उसका जो फर्टाइल लेयर है, उसको बनने में कितना टाइम लगता है, कितने करोड़ों साल लगते हैं, ये लोगों को पता नहीं है। तो इसीलिए हमें लोगों को इसके लिए जागृत करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए उसमें नमी होना, उसमें जल का अंश होना, ये कितना जरूरी है, ये भी हमें लोगों को बताना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपने जो भी अब ह्यूमन काइंड, मानव जाति का अगर इतिहास देखा है, तो किसी ने प्रबोधन किया है, लोगों में जागृति आई है। वैसे आज सरकार कर रही है, हमारा लोगों में निश्चित रूप से जागृति आएगी। लेकिन सर कई बार योजनाएं सिर्फ इवेंट बन के रह जाते हैं, बड़े बड़े इवेंट बन के रह जाते हैं, जिनपे पैसा भी खर्चा होता है और श्रमदान भी होता है और मानव संसाधन का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन जो उसका असल रिजल्ट है वो नहीं आ पाता। सर ये ध्यान रखा जाएगा इसमें? नहीं, जरूर देखा जाएगा। हम ये नहीं करें कि ये सिर्फ इवेंट करें, वहां पे जो हमारे नए काम है उसका शुभारंभ होगा, जो कंप्लीट किए हुए काम है उसका लोकार्पण होगा। और हम ये बोले कि जन भागीदारी से आइए, नए काम और कीजिए। और जन भागीदारी से बढ़ चढ़कर प्रतियोगिता, यानी वो बढ़ चढ़कर सहभागी होने के लिए प्रतियोगिता हमने रखी है। हम चाहते हैं कि उससे आउटपुट आए और हमें विश्वास है कि इससे आउटपुट आएगा। हम पहली बार नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स में ये स्टेट लेवल पे हुआ है। जैसे महाराष्ट्र में ये कुछ हद तक हुआ है, 14 से 19 के दरमियान वहां पे भी ऐसा कुछ जन भागीदारी से ऐसा मूवमेंट हुआ है। क्या रिजल्ट निकला उसका सर? बहुत अच्छे रिजल्ट निकले। अच्छा। लोगों ने बहुत अच्छे से, अगर कोई पकड़ लीजिए, कोई IT इंजीनियर है, अपने गांव के लिए वो कुछ करना चाहता है, तो वो पुणे से आया, वहां से उसने श्रमदान किया, या कुछ एक JCB 2-4 दिन से भाड़े से दिया, या कुछ डीजल के लिए पैसे दिए, कुछ किसी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसी ने दिए, किसी ने और तरीके से दिए। तो सरकार की योजना तभी सफल होगी अगर जनता उसके साथ जुड़ेगी। ठीक है। और हमारे वाटरशेड स्कीम के गाइडलाइन में ये लिखा है कि ये सरकार की योजना नहीं है, ये जनता की योजना है, जनता ने इसको चलाना है। ठीक है। तो कुलदीप जी कह रहे हैं जैसे यज्ञ होना चाहिए, तो इस यज्ञ में सबकी आहुति होगी, तभी ये यज्ञ संपन्न होगा। कुलदीप जी ठीक है? एकदम ठीक कह दिया ना मैंने? बिल्कुल ठीक है। अर्चना जी, असल में मिट्टी और पानी के तालमेल को आपने समझाया और बताया भी, लेकिन मैम आखिरी पड़ाव में है, यहाँ के आगे की लेयर आप कैसे देखते हैं? कौन सी कोशिशें करनी चाहिए? सवाल बहुत थे आपके पास, लेकिन मेरे पास समय इतना ही था, तो मैं ज्यादा नहीं पूछ पा रहा हूँ। मुझे ये बताइए मैम, आगे भविष्य कैसे देखते हैं? मेरे को कहने को इतना है कि उसके लिए समय बहुत कम है। तो आप मुझे आगे समय देंगी? इतना जो आप मुझे आगे समय देंगी फिर इस शो में? तो ऑफ कोर्स मैं आपकी मौन स्वीकृति को हाँ समझ रहा हूँ। ठीक है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि ये हुआ नहीं, वो हुआ नहीं, उसका एक ही कार्ड देना चाहती हूँ कि जल में 2017 से अभी तक जो भूजल है उसमें रिचार्ज जो बढ़ा है वो 11 BCM है। इसको अगर जनता को समझाना है तो मतलब हमारे पूरे कार्यक्रमों से, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ जल शक्ति अभियान से, ये वाटरशेड के PMKSY हो, मनरेगा हो, जो भी जितने सारे, इवन प्राइवेट डोनेशन, प्राइवेट ओनरशिप, इंडस्ट्रियल्स, CSR कोऑपरेशन, NGO कोऑपरेशन, पार्टनर्स कोऑपरेशन से
ये जो है, ये जो 11 BCM है, इट इज more than the life storage capacity of the largest dam in India, which is the Indira Sagar Dam. क्या आप इसे हिंदी में बता देंगे मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि वी हैव अ हिंदी ऑडियंस मैम, प्लीज ट्राई टू स्पीक। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ नहीं है और लोगों ने कुछ नहीं किया है। सबसे पहले तो 1.39 करोड़, अब इसको हिंदी में कैसे बोलने पता नहीं, 1.39 करोड़ गहन वृक्षारोपण हुआ है जब से जल शक्ति अभियान शुरू हुआ है, और सारे फॉरेस्ट और ये वो सब मिला के, और 1 रुपया जल शक्ति अभियान ने खर्च नहीं किया है। ये स्टेट्स ने खर्च किया है, मिनिस्ट्रीज ने खर्च किया है, जनता ने खर्च किया है, पंचायत ने खर्च किया है। और जो मैं कहना चाह रही थी कि इन सब चीजों के चलते जब से लॉन्च हुआ है जल शक्ति अभियान, और जो तालाब है, जो ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आती है जो हर साल आती है, जो आपको पानी की स्थिति बताती है, तो सबको बस रोते रहते हैं कि भूजल गिर रहा है। ऑफ कोर्स गिर रहा है, बट ये ऐसा नहीं है कि हर जगह गिर रहा है। परिणाम ये बता रहे हैं कि 2017 से अभी तक इन सब रिचार्ज स्ट्रक्चर्स के तहत, जैसे कि पॉन्ड्स हो, तालाब हो और आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स हो, इन सब के चलते ये बढ़ते जा रहा है भूजल का स्तर इंडिया में। ऑन द होल, मैं नहीं ये कह रही कि कुछ डार्क जोन्स नहीं है, डार्क जोन्स भी घटे हैं। तो ये 11 BCM बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो वाटर रिचार्ज हुआ है वो बढ़ा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज 11 BCM बढ़ा है, जो कि इंडिया के सबसे बड़े जो लाइफ स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब कितना स्टोर कर सकता है पानी एक डैम, वो इंदिरा सागर डैम है, जिसका 12 बिलियन क्यूबिक मीटर लाइफ स्टोरेज कैपेसिटी है, और 9 बिलियन क्यूबिक मीटर के करीब वो कर पाता है, बिकॉज सेडिमेंट्स के चलते बहुत नहीं हो पाती है जी। तो ये इतना उसमें पैसा खर्च हुआ है, और इन सब छोटे छोटे जो हम सोचते हैं कि जैसा कि आपने भी कहा कि छोटे छोटे पानी बचाओ, आरओ बंद करो, ब्रश करते समय मत करो, आप कार को आप स्प्रे मत करो पाइप से, आप बाल्टी से धो, वो छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे मेड़, छोटे छोटे चेक डैम्स, इन सब चीज़ों के चलते इतना ग्राउंड वाटर रिचार्ज में बढ़ोतरी आई है। और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि जिस तरह से हम जा रहे हैं और जिस तरह से पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये होगा ही नहीं कि 2047 में पानी या सॉइल एक बाधा बनेगी हमारी प्रगति के लिए। ठीक है, लेकिन मैम इसके लिए 2 बड़ी कोशिशें, क्योंकि मैं वाइंड अप की तरफ बढ़ रहा हूं, 2 बड़ी कोशिशें जो होनी ही चाहिए, जो आप कर रही हैं, 2 बड़ी कोशिशें मैम। सबसे बड़ी कोशिश जो हम कह रहे वो जो हो रही है वो है जल संचय जन भागीदारी, जो 4 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री के उपस्थिति में हमने उसको लागू किया। उसका लक्ष्य है कि 10 लाख आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे, और उससे पानी को, उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर्स ही नहीं बनाएंगे, उससे जागरूकता भी बढ़ेगी। और उसकी सबसे बड़ी जो चेंज जो आया है कि सरकारी नहीं, गैर सरकारी, हम सरकारी तो करेंगे ही, बट हम इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। हम मतलब कि स्टेट्स, लोकल बॉडीज, पंचायत, हम मतलब सिर्फ जल शक्ति नहीं, पार्टनर मिनिस्ट्रीज के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इतने सारे स्ट्रक्चर्स खड़े कर रही हैं। तो जल संचय जन भागीदारी इज कि हम कम्युनिटी एक्शन को इंटेंसिफाई कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं जल संचय के लिए। तो ये सबसे बड़ा हमारा जो प्रयास है कि जो कि जन भागीदारी का प्रयास है। तो और दूसरा है कि हम साइंटिफिक प्लानिंग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत जगह अमृत सरोवर में गड्ढे खोद दिए गए जो कि उसका लाभ नहीं हुआ, जैसे वर्षा ऋतु आई वो बस भर गया। तो हम कह रहे हैं आप जियो टैगिंग करो, आप साइंटिफिक प्लानिंग करो, आप उसका हाइड्रोजियोलॉजी देखो, आप जस्ट कहीं पे भी गड्ढे मत खोद दो, आप उसको साइंटिफिकली। इसके चलते हमारे 400 सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और CWC के लोग डिस्ट्रिक्ट्स को असिस्ट कर रहे हैं कि साइंटिफिकली प्लानिंग करिए, यूज टेक्नोलॉजी। कोशिशें हैं जो 2025 में 2047 की तस्वीर आपने हमको दिखाई। आपकी बहुत
व्यस्तता थी, आपने समय निकाला मैम, थैंक यू सो वेरी मच। काली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी खास मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। समय निकालने के लिए, टीवी की मजबूरी है, समय इतना ही है। इस चर्चा को आगे और किसी शो में हम जरूर बढ़ाएंगे। तो फिलहाल सच के साथ के इस अंक को समेटना है। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। आप जानते हैं मंगलवार और गुरुवार पेन डाउन कर लीजिए, शाम को 6 बजे से मैं और आप मिलते हैं, आपके ही विषयों को उठाते हैं, आपसे जुड़ी हुई बातें करते हैं। बहुत ख्याल रखिए अपना और देखते रहिए डीडी के साथ।